रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। चुनावी सफर शशि शेखर के साथ किससे मिलेगा अयोध्या का आशीष। बीते चुनाव में भाजपा के लिए नफानगरी साबित हुई अयोध्या मतदान के लिए कमर कस रही है। भारी तनाव के दौर से गुजर चुके लोग अब भविष्य की ओर उम्मीद भरी टकटकी लगाए हैं। अहम मुकाम की तरफ बढ़ रही यूपी चुनाव में अयोध्या वासियों का आशीष जिस पर बरसेगा उसकी झोली वोटों से भर सकती है। बस इंतजार है 27 तारीख का। अयोध्या ये रामनगरी है, छोर पर बहती सरयू की धारा की नई लहरों की तरह इसका भी सब रंग बदल रहा है। 1992 का विध्वंस अब धुंधलाने लगा है और हर रोज राम मंदिर का निर्माण अगले दौर की ओर दौड़ चलता है। क्या अतीत की प्रेत छाया से इतनी जल्दी मुक्ति संभव है? संगीनों का सायों का टीली बाड़ों और सुरक्षा अवरोधों के बीच से गुजरते भक्तों के रेले में रमने की कोशिश करता हूं। इनमें से अधिकांश पास पड़ोस के जिलों से आए हैं, पर सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो दूर दराज से मंदिर का निर्माण देखने के साथ रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। क्या ये उल्लास भाजपा पर वोट वर्षा की वजह बनेगा? सपा ही सरकार बनाएगी, रेवती रमन सिंह। यूपी की सक्रिय राजनीति में अब भी सक्रिय सपा के सबसे पुराने नेताओं में शामिल पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह का कहना है कि सपा 3 चरणों में आगे थी, अगले चरणों में भी बढ़त लेते हुए सरकार बनाएगी। रेवती रमन में विभिन्न मुद्दों पर हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर की बातचीत हुई। अभी 4 चरणों का चुनाव हुआ है। 4 चरणों में समाजवादी पार्टी आगे है। पहले 3 चरण में तो स्पष्ट तौर पर आगे थी, चौथे चरण में मिला जुला कर असर रहा। 5वें, 6ठे और 7वें चरण में पूर्वांचल में चुनाव होगा। आखिरी के 3 चरणों में भी समाजवादी पार्टी पर बढ़त होगी। सपा गठबंधन को 240-250 सीटें मिलेंगी। सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। सपा की सरकार ने यहां उद्योग बढ़ाने का प्रयास किया। जिले में तीसरा विद्युत उत्पादन केंद्र लगाने के लिए कचरी में 600 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित कराई। 2 प्लांट तो लग गए हैं। सरकार चले जाने के कारण तीसरा पावर प्लांट नहीं लग सका। उद्योग लगाने के लिए जमीन खाली है। नैनी में सरस्वती हाईटेक सिटी में आवासीय व व्यवसाय के साथ उद्योग के लिए जमीन आरक्षित कराई। नैनी में बंद हुई इकाइयों को केंद्र सरकार ही चालू कर सकती है। 22 में यूपी से और 24 में देश से होगी भाजपा की विदाई। ओपी राजू भर जंगीपुर के बिरनों में बुधवार को सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गाजीपुर से लखनऊ तक की सपा की रथ यात्रा निकलने के बाद से भाजपा घबरा गई है। गठबंधन की सरकार बनी तो 6 माह के अंदर जातिवार जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के बनाए गौशाला में जब पेट नहीं भर रहा तो पशु किसानों की फसलों को चरने के लिए निकल जा रहे हैं। सपा की सरकार बनी तो पशुओं के लिए गौ आश्रम में विशेष व्यवस्था की जाएगी। भाजपा की 2022 में यूपी में विदाई होगी और 24 में देश से विदाई होगी। जैसे ही प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी, 24 करोड़ जनता को बिजली की महंगाई से निजात दिलाया जाएगा। कहा कि 5 साल की भाजपा सरकार ने कई वर्ष पीछे कर दिया है। करोड़ों के प्रोजेक्ट आधार में बदल गए हैं तो सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में उजाला होगा। पीएम मोदी गुरुवार को यूपी के अमेठी और प्रयागराज जिले में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के तहत बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गुरुवार यानी 24 फरवरी को पहली जनसभा संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा सीट के कौहार में। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी गुरुवार को पहले अमेठी, सुल्तानपुर की 9 और रायबरेली जिले के सालोन विधानसभा की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी प्रयागराज के फाफामऊ में दोपहर 12:30 बजे रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी फाफामऊ में प्रयागराज और प्रतापगढ़ की कुल 19 विधानसभा सीटों की विशाल संयुक्त रैली को बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में संबोधित करेंगे। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की दोनों रैलियों के लिए बड़ी तैयारियां की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोग और समर्थक चुनावी जनसभा में शामिल हो सके। पुरोहितों और बुजुर्ग संतों के हित में बड़ा कदम, पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित करेगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पुरोहितों और बुजुर्ग संतों के हित में बड़ा कदम उठाएगी। सरकार प्रदेश में पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा कि हम संस्कृत के हर विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने जा रहे हैं। कथा व्यास शास्त्री शिवाकांत महाराज ने बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पुजारियों पुरोहितों के हित में उनके सम्मुख ये मांगे रखी थी। मुख्यमंत्री की ओर से मांगों को स्वीकार करते हुए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने और संस्कृत विद्यालयों के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की घोषणा करने पर शिवाकांत महाराज ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों रायबरेली में जनसभा को
संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि चुनावी नतीजों के आने के बाद बीजेपी सरकार पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। यूपी चुनाव, यूपी में कांग्रेस बनना चाहती है किंग मेकर, सलमान खुर्शीद ने दिए सपा से नरमी के संकेत। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत 10 मार्च के नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन विपक्षी दल आपस में मेलजोल का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। शिष्टाचार के नाम पर प्रियंका गांधी और अखिलेश जयंत का काफिला आमने सामने होने पर अभिवादन करना हो या कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर ताजा बयान, विपक्षी गलतफहमियों को लेकर कयास लगातार जारी है। माना जा रहा है कि इस तरह के संकेतों से सपा कांग्रेस खेमा भाजपा विरोधी मतों को बंटने से रोकने की भी कवायद अपने तरीके से कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को कहा था कि उनकी पार्टी का सपा से विचारधारा के स्तर पर मेल नहीं है, लेकिन भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन कर सकती है। यूपी में चौथे चरण के मतदान के बीच खुर्शीद के बयान से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस को त्रिशंकु विधानसभा बनने की संभावना लग रही है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस शुरू से खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रही है। किसका होगा फायदा, किसे नुकसान, वोट देने में शहरी से आगे निकले ग्रामीण। राजधानी लखनऊ में निर्वाचन आयोग और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद मतदान का प्रतिशत अपने लक्ष्य से काफी पिछड़ गया है। शाम 7 बजे तक 60.5 मतदान ही दर्ज किए गए हैं, जो जिले के लिए तय किए गए 80% के लक्ष्य से करीब 20% कम रह गया। सभी 9 विधानसभा सीटों पर ग्रामीण इलाकों के मतदाता शहरी से आगे निकले। शाम तक मोहनलालगंज का 67.48 और मलिहाबाद में 66.1 को पार कर चुका था। देर रात तक बूथों से मतों की संख्या का जोड़ गणित जारी रहा। अब राजनीतिक दल और उनके रणनीतिकार ये अंदाजा लगाने में जुटे हैं कि शहर से ज्यादा गांव में मतदान का फायदा किसे होगा और किसे नुकसान। कई बूथों पर तो सुबह कुछ मतदाता दिखे, लेकिन दोपहर बाद संख्या घट गई। लखनऊ पूर्व, लखनऊ कैंट और सरोजनी नगर के कई बूथों पर शाम तक सूने हो गए। मोहनलालगंज के कुछ बूथों पर शाम वोटरों की संख्या कुछ बढ़ी, मगर सुबह से वोटरों के घर से निकलने की रफ्तार कम रही। इस बार सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था, लेकिन 9 बजे तक 8.19% ने ही वोट डाला। दिन में 11 बजे तक मतदान प्रतिशत 21.42 पर पहुंचा। शाम 5 बजे तक 54.98% पर आया। शाम 7 बजे तक सबसे कम वोट लखनऊ मध्य का 51.12 रहा। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक 54.8 उत्तर में पड़े। बाराबंकी पहुंचे एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बोले योगी मोदी का नहीं, हम देश का नमक खाते हैं। सपा बसपा को वोट दिया तो भाजपा कामयाब हो जाएगी। एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज बाराबंकी जिले में 4 ताबड़तोड़ जनसभाएं की। असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वह रामनगर, जैतपुर और दरियाबाद विधानसभा में पार्टी द्वारा आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनसभाओं को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सपा बसपा सहित भाजपा पर जमकर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप सोचते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए सपा बसपा को वोट देंगे, तो ये आपकी भूल है। आप लोगों ने 2014 में आपने सपा बसपा को वोट दिया, तभी भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में आपने सपा और कांग्रेस को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने सपा बसपा को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। मैं यहाँ आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि आप लोग 2014, 17 और 19 की गलती मत करिए। अगर कोई योगी सरकार बनने से रोक सकता है तो वह बाबू सिंह कुशवाहा है। आगे उन्होंने कहा कि हम देश का नमक खाते हैं, योगी मोदी का नहीं। पीएम मोदी ने यूपी चुनाव में किया यूक्रेन संकट का जिक्र, जयंत चौधरी ने कसा तंज। यूपी में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट का जिक्र किया, जिस पर राष्ट्रीय लोक दल रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अब सरकार से राहत या विकास नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के मुद्दे को राज्य के चुनाव में लाया है। मंगलवार को बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि दुनिया में उथल पुथल चल रही है, भारत को मजबूत होने की जरूरत है और मुश्किल समय के लिए एक सख्त नेता की जरूरत है। इस पर रालोद प्रमुख ने ट्वीट किया, मोदी यूक्रेन को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में ले आए हैं, कहते हैं कि मुश्किल समय में कठोर नेताओं की जरूरत है। इतनी आसान बात। अब उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बिजली, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत नहीं मांगनी चाहिए और न ही आर्थिक विकास और रोजगार के बारे में पूछना चाहिए। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा का चुनाव अब पूरा होते ही नजर आ रहा है। सभी की निगाहें 10 मार्च पर टिकी हुई हैं। 10 मार्च को घोषित होगा कि किसके हाथ लगी सत्ता की कुर्सी। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं विधानसभा सीटों की। एक ओपिनियन पोल हमने जनता की राय के अनुसार
तैयार किया है। आइए बात कर लेते हैं सीटों की, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर 219 से 245 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 143 से 154 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में 8 से 14 विधानसभा सीटें आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में 8 से 16 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी सरकार पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।